इस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। फटाफट लिख रहा हूँ वी, ठीक है, वी इंडिकेट फॉर वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट अस से पासिंग थ्रू the intersection of passing through the intersection of the plane 2x minus 7y plus 4z minus 3 equals to 0 and 3x minus 5y plus 4z plus 11 equals to 0 and the point let us say -2, 1, 3। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन क्यों लिख दिया, सीधे सीधे फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, वेक्टर नहीं, फाइंड द वेक्टर कट कर लेना, सीधे सीधे इक्वेशन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। थोड़ा सा घुमा दिया जाए लैंग्वेज को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है चलो घुमा दे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू the intersection of plane, let us say मुझे गिवन है r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा मुझे गिवन है लेट अस से r वेक्टर डॉट j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू चलो 0 देते हैं एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ लैंग्वेज, एंड पासिंग थ्रू, मैं ये ऑलरेडी हिंट तो दे चुका हूँ ऑलरेडी, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट लेट अस से गिवन है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ये बेसिकली क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोल रहा है ना ये वेक्टर फॉर्म में दे दिया, तो सिंपली कुछ मत करें, इसको कन्वर्ट करना है किसके नॉर्मल के अंदर, नॉर्मल हमारा मैथ्स वाला कोऑर्डिनेट होता है ना, उसके अंदर हमें कन्वर्ट कर देना है। वेक्टर फॉर्म किया, इसको मैं क्या करूँगा, हिंट दे रहा मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला, मैं क्वेश्चन क्यों और सॉल्व करूँ, मैंने ऑलरेडी हिंट दे चुका हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे पोजीशन, अगर पासिंग थ्रू द पॉइंट, अगर मेरे पास नॉर्मल मैथ्स बना दे कि अगर वेक्टर फॉर्म में दे दे लेटर से 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप दे दिया, तो सिंपली इसको क्या करूँगा मैं नॉर्मल अपने मैथमेटिक्स पे फॉर्म कर 2, 1, कितना हो गया -1, सिंपली ये मेरे पास पॉइंट हो गया, पुट कर दूंगा आंसर को अपने जो भी क्वेश्चन का अंदर वही इक्वेशन के दैट्स इट, सॉल्व करूँगा। ये वेक्टर देने से हमें मतलब यार छोटा मोटा घुमा रहा है क्वेश्चन को, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता है। हमें सिंपली क्या करना है, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स में फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, फिर उसके अंदर पुट कर दूंगा, क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा एज इट इज, ठीक है। ये पॉइंट समझिएगा। एक और क्वेश्चन दिया जाए फिर इनफ है, काफ़ी है, काफ़ी इनफ है, मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन देने से कोई मतलब नहीं बन रहा, या फिर एक और क्वेश्चन दीजिए, चलो एक और क्वेश्चन दे दिया कार्टेशियन फॉर्म में, एक और क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the find the equation of plane passing through the intersection of the plane। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने यहाँ पे और घुमा दिया लैंग्वेज, अरे यार ये क्वेश्चन को अभी दे दूंगा तब तो लोचा हो जाएगा, फर्क पड़ता है, हो जाएगा सॉल्व, x प्लस 2y प्लस, ध्यान से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा लेटर से मुझे गिवन इक्वेशन x माइनस y प्लस z प्लस 3 इक्वल्स 0 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ये दिमाग में क्वेश्चन अगर यार ओरिजिन क्या होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब यार इसमें तो यार ठीक है यार, ये दो इक्वेशन देखिए, इसने तो पॉइंट तो मुझे दिया ही नहीं, पॉइंट कैसे निकालो, देख पॉइंट तेरे को दे रखा है क्वेश्चन में छुपा हुआ है, क्या बोले पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब क्या था 0,0, मैंने हिंट दे दिया छोटा सा, अब सोच लेना ओरिजिन का मतलब क्या था। ये 3 क्वेश्चन हमें क्या करना है, अब सॉल्व करना। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो क्या ना कि हमारे सिलेबस में नहीं है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, फिर भी मैं उससे हम क्या, लेकिन उसका यूज ना हमें क्वेश्चन में पढ़ते हैं। जैसे हमने वहाँ पे देखा था जो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स के बीच, वो हमारे टॉपिक्स में था नहीं, रिमूव हो चुका है पूरा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो कुछ पॉइंट था कि अगर दो मेरे पास लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाता, याद है, फिर बोल अगर 2 लाइन के बीच में एंगल लिखना तो क्या फॉर्मूला था, cos थीटा इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई बाय कितना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर होता था। अगर 2 वेक्टर, अगर मेरे पास 2 लाइन आपस में अगर परपेंडिकुलर होता था, इन दैट केस क्या होता था, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर क्या होता था 0 होता था। वहीं अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होता था तो 2 लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का रूट प्लस मल्टीप्लाई बाय कितना होता था, रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का होता था। 2 लाइन के बीच में मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। अगर कार्टेशियन फॉर्म हो या फिर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है हमें ऑलरेडी पता है। अगर 2 लाइन अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर परपेंडिकुलर हो जाता था, इन दैट केस हम क्या बोलते थे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता था 0 होता था। सेम टू सेम फंडा हम यहाँ पे हमें पढ़ना है। 2 मेरे पास अगर प्लेन गिवन, उसके बीच में अगर मुझे कभी भी एंगल निकालना हो, कितना एंगल होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। हमारे लिए टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार क्या कर रहा हूँ,
बस थोड़ा सा जैसे वहाँ पे मैंने लाइन्स में थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन दिया था ना, वैसे सेम यहाँ पे भी क्या करूँ, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जिससे हमें क्वेश्चन में सॉल्व प्रॉब्लम ना, उसका यूज़ कहीं ना कहीं तो है, पता नहीं क्यों लोगों ने हटा दिया, एनीवेज हटा दिया तो हमें क्या, फिर भी हमें एक बार पढ़ा रहा हूँ जिससे हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, और उसका जो यूज़ होने वाला है आगे जो क्वेश्चन में हम देखेंगे यूज़ कैसे किया जाता है उसमें हमें प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच में एंगल हमारे पास क्या होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। दो प्लेन है, मान लो कुछ भी ऐसा कोई दो प्लेन है, कुछ भी डायग्राम बना लेते हैं। एक तो ये प्लेन, सही डायग्राम बनाया जाए, लेटेस्ट से फोकस हो रहा है बिल्कुल। मेरे पास कोई एक प्लेन ये रहा एंड कोई लेटेस्ट से दूसरा प्लेन ये रहा, कैसा भी हो सकता है। इनके बीच में कितना एंगल बन रहा होगा, ये एंगल्स जो होते हैं ना कितना बन रहा होगा, वो हमें अगर एंगल निकालना हो थीटा तो कैसे निकालते हैं, सिंपली हमें बोला जाता है यहाँ पे दो प्लेन के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना तो उसे कैसे निकाला जाए, सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे वहाँ पे हमने लाइन में देखा था, लाइन का फॉर्मूला याद है फिर भूल गया। लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो लाइन के बीच में अगर मुझे कभी भी एंगल निकालना था, किसके इक्वल होता था, कॉस थीटा इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। b1 b2 क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रेशियो। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, ये बोलेगा तो वही सेम टू सेम है, यहाँ पे b1 b2 ना लेके कुछ और होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या बोलना क्या चाह रहा है। द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, लेट अस से इसका नाम द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स थीटा, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स लेट अस थीटा इज गिवन बाय, लैंग्वेज गलत लिख दिया, लैंग्वेज क्या बोला, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स थीटा इज गिवन बाय नहीं यार ऐसे नहीं यार, मीन्स प्लेन का इक्वेशन भी तो लिखना है, कैसे यहाँ पे अटैच करो। द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स थीटा एंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स थीटा एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन आर, द इक्वेशन ऑफ प्लेन आर, लेटर से पहले प्लेन का इक्वेशन मुझे गिवन है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू d1 एंड आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, लेटर से इसका नाम n1 ले लिया ना, इसका नाम n2 इक्वल्स टू क्या माना हमने d2 वेक्टर, देन द थीटा इज गिवन बाय, थीटा मीन्स एंगल, देन द थीटा इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर, दैट्स इट। ये हमारा फॉर्मूला, क्या बोल दिया फॉर्मूले ने। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई दो प्लेन है, अगर दो प्लेन के बीच में कुछ भी मेरे पास एंगल अगर बन रहा होगा, जो भी एंगल बना उसको एंगल किसे दिया जाता है, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर से मुझे दिया जाता है। ठीक है यार, ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन यार ये क्या क्यों है, आर वेक्टर डॉट, ये मैं बोल रहा हूँ जैसे प्लेन वन, लेटर से इस प्लेन वन है और उसका नाम ले लिया प्लेन टू, तो प्लेन वन का मेरे पास इक्वेशन गिवन है आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d1, और यहाँ पे मुझे प्लेन दूसरा प्लेन लेटर से उसका इक्वेशन मुझे गिवन आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2। मुझे सिंपली क्या करा, दो प्लेन का मुझे इक्वेशन गिवन है, किस फॉर्मेट में गिवन है, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d1 और दूसरे प्लेन का इक्वेशन गिवन है आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2। दो प्लेन का मुझे इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब मुझे इन दोनों प्लेन का इक्वेशन अगर मुझे गिवन है और मुझे अगर इसके बीच में अगर एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू n1 वेक्टर डिवाइड, ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया। अगर यार ये इक्वेशन क्यों दे, इसके अलावा कोई और इक्वेशन होता तो मैंने बोला क्वेश्चन हमें सिंपल सा ये हमें इक्वेशन यही अगर इसी फॉर्मेट में अगर मुझे गिवन होगा, बोला कि यार अगर दो प्लेन का अगर कोई और इक्वेशन होता तो क्या चल मेरा अपना नहीं, तेरे पास या तो ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर के फॉर्मेट में होगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू d1, या फिर आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2। यार याद कर, लाइन के फॉर्मेट में भी तेरे पास कैसा ही कुछ इक्वेशन था। लाइन के फॉर्मेट में क्या था, आर वेक्टर डॉट एन कैप भी यूज कर सकता हूँ या फिर मैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर भी यूज कर, अगर मेरे पास एन कैप दिया होगा तो एन कैप से मुझे क्या निकालना होगा, एन वेक्टर मुझे निकालना होगा। ये पॉइंट अब क्लियर है मीन, ठीक है। ये तो बात की बात है, अगर मेरे पास कोई दो प्लेन अगर मेरे पास गिवन और उसके बीच में सिंपली अगर मुझे एंगल बन रहा होगा तो किससे दिया जाता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। ये फॉर्मूला कैसे है, हम उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि दो प्लेन के बीच में अगर एंगल बन रहा होगा वो किससे दिया जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन तो जरूर एराइज होगा हुआ होगा ना यार, ये इक्वेशन जो है, अरे यार ये स्केच बात, ये जो मेरे पास इक्वेशन जो गिवन है, ये आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d1 और ये आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2, ये क्यों लिया यार, ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पता है ये इक्वेशन कैसे आएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म जो मेरे पास होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, ये सबसे बेसिक हमारा यही इक्वेशन होता है, इसलिए हम कहते हैं इसका ज़्यादातर जनरली हम ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मेरे पास दो प्लेन अगर मेरे पास गिवन हो, अगर इसका इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगा तो उसके बीच में अगर मुझे थीटा अगर मुझे निकालना हो तो इससे दिया जाता है। यार ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो जैसे हमने वहाँ पे लाइन में देखा तो वहाँ पे लाइन में क्या था, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर था, यहाँ पे b1 b2 ना देखे मुझे n1 n2 है, लेकिन यार ये n1 n2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने क्या बोला n1 न2 आर सीधे सीधे पता है नॉर्मल ऑफ n1 n2 आर नॉर्मल वेक्टर ऑफ ईच प्लेन
मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ जो मेरे पास n1 होगा वो क्या होगा अपने प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा, और जो n2 होगा क्या होगा अपने प्लेन का क्या होगा नॉर्मल वेक्टर होगा। यहाँ पे वहाँ पे b1 b2 क्या होता था, डायरेक्शन रेशियो होता था। b1 b2 ना लेके हम सिंपली यहाँ पे क्या ले रहे हैं n1 n2 ले रहे हैं, मीन्स नॉर्मल वेक्टर को हम यहाँ पे इंडिकेट करें। अब ठीक है, यहाँ पे समझो जैसे हमने वहाँ पे दिखा था कि दो लाइन के बीच में दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो जाए उस केस में क्या होता था, वैसे यहाँ पे अगर दो प्लेन लेटर से ये दो प्लेन है अगर वो कुछ परपेंडिकुलर हो जाए, दो प्लेन आपस में अगर परपेंडिकुलर हो जाए इन दैट केस इनके बीच में फिर एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कैसे हमारे पास एंगल दिया जाता है, फॉर्मुला क्या है मेरे पास। अब देखते हैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट काम का आएगा। पहला क्या है, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू प्लेन्स आर perpendicular then angle between then if two planes are perpendicular then n1 vector डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0। जैसे याद करो अगर वहाँ पे अगर दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो जाता था तो वहाँ पे क्या होता था b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर वहाँ पे 0 होता था, मीन दो ये 0 होता था। यहाँ पे मेरे क्या होगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर क्या होगा 0 होगा। सारे चीज़ें पीछे वाले से क्या रिलेटेड चल रही है, बस वहाँ पे बी हम ले रहे थे, यहाँ पे क्या करें n वर्ड हम यूज़ करें, वहाँ पे नॉर्मल वर्ड यूज़ करें। यहाँ पे पिछले वाले में हम डायरेक्शन रेशियो देख रहे थे, लाइन में हम डायरेक्शन रेशियो से पढ़ रहे थे। और जो हमारा प्लेन है प्लेन का एकदम बेसिक जो कोर है ना एक तरीके से बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। जैसे हमने वहाँ पे लाइन में देखा था हर एक जगह डायरेक्शन रेशियो, लेकिन यहाँ पे जो मेरा प्लेन होगा ना प्लेन में क्या होगा नॉर्मल जो होगा ना वो क्या होगा हमारे तरीके से कोर है, एक तरीके से बेसिक है। तो हर जगह क्या होगा नॉर्मल वेक्टर में पढ़ने को मिला। अगर दो प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो जाए इन दैट केस n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 0 होगा मेरे पास। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब चलते हैं ये पॉइंट में पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं ये भी तो पता था मैंने, और बिल्कुल बता दूंगा। सबसे पहले एक बार कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कि क्या कार्टेशियन फॉर्म हो जाए, फिर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। अगर मान लो जैसे वहाँ पे देखा था दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हो जा रहा था इन दैट केस क्या होता था, यहाँ पे मेरे पास b1 वेक्टर इक्वल टू क्या होता था लैम्डा इनटू b2 वेक्टर होता था। सेम टू सेम यहाँ पे होगा इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, इफ टू प्लेन्स आर, जैसे हमने लाइन में देखा था सेम एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट होता है। वहाँ पे डायरेक्शन रेशियो था, मींस बी वेक्टर यूज करते थे, और यहाँ पे सिंपली मैं एन वेक्टर यूज करूंगा। इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, अगर दो प्लेन अगर आपस में पैरेलल हो जाए, इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल देन टोडोक n1 वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा इनटू n2 वेक्टर, दैट्स इट। यार ये क्या लिख दिया यार सीधे सीधे पता है। अगर ए मान ले तेरे पास कोई n1 वेक्टर, यहाँ पे हम ए ठीक है n1 को मारो बोली, यहाँ पे मेरे पास क्या कोई दो लाइन अगर पैरेलल हो जाता है, लेटर से इसका नाम है w और इसका नाम है s। अगर w और s अगर आपस में पैरेलल तो मैं क्या लिख सकता हूँ w इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ लैम्डा इनटू s वेक्टर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होते हैं तो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट हम लगाते हैं, तो लैम्डा क्या है मेरे पास कांस्टेंट है। वैसे अगर मेरे पास दो प्लेन अगर आपस में पैरेलल हो जाए, लेटर से कोई एक ऐसा प्लेन है और सेम एज इट इज क्या होगा दो प्लेन क्या होगा आपस में पैरेलल हो जाए, इन दैट केस इनके बीच में जो मेरे पास होगा नॉर्मल वेक्टर क्या होगा n1 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा लैम्डा इनटू क्या होगा n2 वेक्टर होगा। ये पॉइंट हमें क्लियर है। जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हो जाता था इन दैट केस क्या होता था मेरे पास b1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इनटू b2 वेक्टर होता था। वैसे यहाँ पे अगर मेरे पास दो प्लेन अगर आपस में पैरेलल हो जाए इन दैट केस क्या होता है n1 वेक्टर इक्वल टू क्या होता है लैम्डा इनटू क्या होता है n2 वेक्टर होता है। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो वेक्टर फॉर्म का हमने यहाँ से सब कुछ देख लिया कि वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे कभी भी अगर एंगल अगर मुझे लिखना होता है दो प्लेन के बीच में, वो किसके इक्वल होता है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। n1 n2 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्या हो गया इसको बिल्कुल। अगर हम चलते अब हम देखते हैं अपना क्या एक तरीके से। अब हमें देखना है कि अगर मेरे पास ये वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, ये हमने अच्छे से पूरा डिटेल में देख लिया कि दो प्लेन अगर आपस ये इसका बहुत यूज आने वाला है। मैंने पहले ही बताया था अगर कि दो जैसे हमने लाइन में देखा था बहुत यूज आ रहा था b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल्स 0 या फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स 0 बहुत यूज आता था। वैसे सेम टू सेम प्लेन में भी इसका बहुत यूज आने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने ये हमारा सिलेबस में नहीं आई नो, बट फिर भी मैंने इसलिए बता दिया ताकि हमारा ये जो इंपॉर्टेंट नोट है ना ये कहीं ना कहीं हमें यूज आ जाएगा और हमें पता ही नहीं रहेगा यार दो प्लेन के बीच में अगर परपेंडिकुलर हो रहा है तो n1 वेक्टर इक्वल्स टू n2 वेक्टर अगर 0 हो रहा है तो ये कैसे 0 हुआ ये हमें पता होना चाहिए ना। सिंपली मुझे पता है कि दो प्लेन के बीच में एंगल कितना बनता है, मेरे पास एंगल बनता है मेरे पास सिंपली वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्मूले से गिवन देता है। मैं एक दो सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे करा दूंगा जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि कैसे फॉर्मूला का यूज होता है। आई नो सिलेबस में नहीं है बट हमें फिर भी पता होना चाहिए। इस इंपॉर्टेंट नोट का कहीं ना कहीं मेरे पास यूज होगा ही होगा। अब हम चलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे होता है, ये तो मेरे पास हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब हम चलते हैं कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। CF लिख रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या बोलता है, लेट अस स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले। द एंगल थीटा बिटवीन टू प्लेन्स, द एंगल थीटा बिटवीन प्लेन्स ही लिख दो ना डायरेक्ट। द एंगल थीटा बिटवीन प्लेन्स लेट अस एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर लेट अस मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या गिवन होगा टोटल a1x, कैपिटल भी लिख सकता हूँ स्मॉल भी लिख सकता हूँ, b1y प्लस c1z इक्वल्स टू दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल। लेटर से मैं ले लेता हूँ प्लस d1 इक्वल्स 0 एंड दूसरे लेटर से ये प्लस d1 है, दूसरे प्लेन का मेरे पास इक्वेशन गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2z एंड लेटर से प्लस ले लेते हैं d2 इक्वल्स 0। कुछ भी ले सकते हैं यार, प्लस माइनस हमारे ऊपर चॉइस है। सिंपली मैं ये बोला कि मेरे पास कोई दो प्लेन है, ठीक है।
कैसा भी कोई दो प्लेन होगा आपस में, जहाँ पे अगर मुझे इसके बीच में अगर थीटा एंगल निकालना है, दोनों प्लेन का मुझे इक्वेशन गिवन है दिस और एक का इक्वेशन मुझे गिवन है ये, अगर दो प्लेन के बीच में अगर मुझे इक्वेशन सिंपली ये गिवन है और मुझे अगर ये थीटा निकालना कितना होगा तो कैसे दिया जाता है, सिंपली कॉस थीटा इक्वल टू हमें यहाँ पे हमें क्या दिया जाता है, कॉस थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, सेम एज इट इज जो हमने लाइन में पढ़ा था ना, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे भी होता है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट ओवर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर स्क्वायर है, ठीक है, प्लस c2 का स्क्वायर, दैट्स इट। और यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो, वाई सेम टू सेम a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर डायरेक्शन रेशियो, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ dr ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो दिखाई नहीं दिया, अरे यार मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर दो प्लेन के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना और दोनों प्लेन का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी वन बोल सकता है, फिर प्लस डी1 बोलो माइनस डी1 बोलो, एक ही बात है। दो प्लेन का अगर मुझे इक्वेशन गिवन है लेटेस्ट से कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, दिस कार्टेशियन फॉर्म में हमेशा क्या देगा, ax प्लस बी वाई, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर जो मेरा पास बेसिक जो इक्वेशन होता है हमारे पास बेसिक, देखो यहाँ पे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी1 में सबसे यहाँ पे तो वेक्टर फॉर्म में था ये बेसिक, उसी का अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म द इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म के अंदर देखा था, अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता था तो क्या होता था उसके इसमें, याद करो फटाफट, एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू मेरे पास क्या डी पी जो मान का वो मान सकता है, बट हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन होता है ना कभी कार्टेशियन फॉर्म में अगर मुझे प्लेन का लिखना तो किसके इक्वल होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन सी जेड प्लस डी या फिर माइनस डी कुछ भी लगा के हम बोल सकते हैं, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको ax प्लस बी वाई, यहाँ पे a1 दो प्लेन है तो a1 b1 प्लस c1 z माइनस डी1 भी दे सकता था, या फिर मैं इसको इक्वल टू भी डी1 बोल सकता था, अपने ऊपर चॉइस होता है, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हैं। मैं ऑलरेडी बता दूं कि कभी भी एक्स वाई जेड के अलावा कुछ भी वजह सिंपली उसको राइट हैंड साइड में क्या करना है, शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो एनीवेज जो भी है, तो अगर मुझे दो प्लेन के बीच में अगर एंगल लिखना है अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन तो क्या करना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई डॉट ठीक है मल्टीप्लाई है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर से दिया जाए, सेम टू सेम लाइन, जैसे हमने लाइन में देखा था सेम वही फंडा मेरे यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये पॉइंट हमें क्लियर होगी कि कार्टेशियन फॉर्म के अंदर दो प्लेन के बीच में अगर एंगल लिखना है तो कैसे दिया जाता है हमें फॉर्मुला पता होना चाहिए, और वही दो प्लेन के बीच में अगर मुझे वेक्टर फॉर्म अगर इक्वेशन देना तो कैसे दिया जाता है वो हमने यहाँ पे फॉर्मुला यहाँ पे देख लिया। अब इसी के कुछ इंपॉर्टेंट नोट, बस मैं फॉर्मुला अच्छे से याद होना चाहिए, एक एक फॉर्मुला की इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, a1 a2 b1 b2 c1 c2 में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट, पोस्टमार्टम किया था वर्ल्ड का तो सेम वही यहाँ पे भी आने वाला है, जो हमने इंपॉर्टेंट नोट वहाँ पे देखा था, इफ टू लाइंस आर सॉरी प्लेन्स, वहाँ पे लाइन था यहाँ पे प्लेन्स, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर क्या बोला, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होगा 0। अगर दो प्लेन अगर कभी भी गलती से भी अगर आपस में परपेंडिकुलर हो गया, बहुत यूज होने वाला है इसका भी, मैंने इंपॉर्टेंट जब हमने लाइंस में देखा था इसका क्या यूज किया था या नहीं किया था, बहुत यूज किया था। अगर दो प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो जाता है इन दैट केस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 था, वही यहाँ पे सेम प्लेन में भी है, अगर दो प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो गया मीन परपेंडिकुलर एंगल अगर बना रहा होगा 90 डिग्री, अगर दो प्लेन के बीच में एंगल बन रहा होगा तो सिंपली क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट नोट, ये सारी चीज हम लाइन में देख चुके हैं, सिंपली क्या करें यहाँ पे प्लेन्स में भी सेम कार्टेशियन फॉर्म के अंदर प्लेन लो या फिर लाइन लो, दोनों का इक्वेशन क्या होता है सेम होता है, यहाँ पे सेम ही है, ठीक है। अब बस वेक्टर फॉर्म में क्या होता है डिफरेंट होता है, वहाँ पे मेरे पास डायरेक्शन रेशियो था, यहाँ पे हमने क्या लिया नॉर्मल वेक्टर को लिया, बस हमें फॉर्मुला अच्छे से पता होना चाहिए क्या फॉर्मुले का मीनिंग है। अब देखते हैं अगर मेरे पास दो प्लेन अगर पैरेलल हो गया तो इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, इफ टू प्लेन्स आर लेट अस से पैरेलल, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, देख लें स्पेलिंग जो भी है, वहाँ पे अगर मैंने क्या देखा था दो प्लेन्स अगर बेसिकली अगर दो लाइन अगर पैरेलल हो जाता तो a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता, तो सेम यहाँ पे भी होने वाला है। इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल देन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, सेम टू सेम वही जो लाइन में हमने पढ़ा ना सेम यहाँ पे हमने कार्टेशियन फॉर्म के अंदर भी हमने क्या किया रिपीट कर दिया प्लेन के अंदर आके। अगर दो प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर होगा देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। अगर दो प्लेन अगर आपस में पैरेलल गिवन होगा सिंपली तो क्या होगा मेरे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या होगा c1 अपॉन c2 होगा। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब चलते ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि अगर कभी भी बस एंगल बिटवीन टू प्लेन्स अगर मुझे निकालना हो तो क्या उसका बेसिक फॉर्मुला होता है, फॉर्मुला क्या होता है, मैंने बेसिक मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया पोस्टमार्टम करके ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का क्या कहानी है, कैसे हम फॉर्मुला, हमें बस फॉर्मुला याद होना चाहिए और सबका हमें मीनिंग पता होना चाहिए डायरेक्टली इसका मीनिंग क्या है। अब हम चलते हैं इसका एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जांपल की कैसे इसका यूज होने वाला है, बस छोटा मोटा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर जो इसका यूज कहाँ आने वाला है वो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आने वाला है ना उसके अंदर इसका बहुत यूज होगा। ये दोनों पॉइंट का अच्छे से याद रखना कि दो अगर इंपॉर्टेंट नोट के अंदर जो मैंने लिखा है ना उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर हो गया तो वेक्टर फॉर्म में n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर 0 होता है, वहीं अगर कार्टेशियन फॉर्म में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन पे, बेसिक क्वेश्चन पे। तो सब मैं बस एक दो क्वेश्चन कर रहा हूँ जिससे हमारा थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए, हमारा सिलेबस में नहीं आई नो बट फिर भी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट नोट है वो हमारे काम का है, इसलिए मैं कर रहा हूँ सारा कुछ। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, find the angle between the plane, लेटर से मुझे गिवन प्लेन, पहले किसी वेक्टर से स्टार्ट, चलो वेक्टर से स्टार्ट कर लेते हैं, आर वेक्टर डॉट
टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू मुझे गिवन है 6 एंड आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप इक्वल्स टू मुझे गिवन है 5। ये मेरे पास क्वेश्चन है। मुझे बोला जा रहा है दो प्लेन के बीच में मुझे एंगल बताना है। क्या यहाँ पे कभी भी यूनिट वेक्टर का जिक्र किया गया? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये बोलूँगा ये क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा? मेरे पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू मेरे पास D1 फॉर्म में होगा, N1 हो गया। और ये मेरे पास किस फॉर्म में होगा? आर वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? D2 वेक्टर के फॉर्म में होगा। क्यों? यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर का कहीं भी बोलता कि हाँ ये मेरे पास ये यूनिट वेक्टर, तो सिंपली मैं क्या लिखता है? आर वेक्टर डॉट एन कैप लिखता है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी यूनिट वेक्टर का जिक्र नहीं किया गया, तो सिंपली मैं क्या बोलूँगा? आर वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इक्वल टू D2 वेक्टर का सॉरी फोकस हो रहा है, फोकस हो जाओ जल्दी से कैमरा। हाँ हो रहा है। अब मुझे पता है कि अगर बस यूनिट वेक्टर का जिक्र नहीं किया है कहीं भी, तो किसके फॉर्म में होगा? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर के फॉर्म में होगा। आर वेक्टर डॉट N1 वेक्टर इक्वल टू D1 और ये होगा आर वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इक्वल टू D2। तो स्टार्ट करते हैं। दो मेरे पास यहाँ पे क्या है? दो प्लेन होगा लेटर से कोई भी एक, तो मेरे पास लेटर से कोई ऐसा कुछ भी प्लेन बना लिया, दूसरा लेटर से कैसा भी प्लेन बना ले यार। ये मेरे पास प्लेन है, इनके बीच में लेटर से कहीं भी एंगल कोई भी थीटा होगा जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मुझे पता है यहाँ पे मुझे वेक्टर फॉर्म में गिवन है। दो प्लेन के बीच में अगर वेक्टर फॉर्म में अगर मेरे पास इक्वेशन गिवन हो, लेटर से इसका नाम ले P1, इसका नाम दिया P2, दोनों का मुझे वेक्टर फॉर्म इक्वेशन कैसे गिवन है? वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो दो अगर मेरे पास इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन हो और उसके बीच में अगर मुझे एंगल निकालना, तो किसे दिया जाता है? cos थीटा इक्वल टू N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ N1 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ N2 वेक्टर। कुछ नहीं करना, सारे के फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो सिंपली सबको क्या करना है? फॉर्मूले के अंदर लेना और क्या करना है? पुट करना है। तो पहला मेरे पास लेटर से नाम दिया P1 का मुझे इक्वेशन गिवन है आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 6। तो ये मेरे पास किसकी तरह दिख रहा है? आर वेक्टर डॉट N1 वेक्टर इक्वल टू D1, तो मैंने इसको मान लिया N1, किसी को भी मान सकता था N1। और लेटर से P2 जो मेरे पास प्लेन है, ये मेरे पास जो P2 है, कुछ भी किसी को भी P1 P2 किसी को भी मान सकता था, या फिर जो मन करे S1 माने का S2 मानो R1 माने का R2, कोई भी मैं सिंपली नाम दे रहा हूँ। तो ये मेरे पास गिवन है आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू मुझे गिवन है 5। ये मेरे पास किसकी तरह फॉर्मेट है? ये भी होगा आर वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? D2। तो सिंपली इसको मैंने मान लिया N2 और इसको मान लिया मैंने N1। किसी को भी कुछ भी मान सकता है। मेरा मन करता है मैं इसको N1 मानता, इसका N2 में किसी को भी हम कुछ भी मान सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैंने इसको N1 माना, इसको मैंने N2 माना है। सिंपली पुट करता हूँ। N1 मेरे पास गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट, और मेरे पास यहाँ पे N2 वेक्टर मेरे पास गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ N1 वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ N1 क्या होगा मेरे पास? जो मेरे पास N1 है वो मेरे पास कितना है? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ पे लिख लेना, ठीक है? मैंने स्टेप लिखना भूल गया यहाँ पे, N1 N2 का नाम, और N2 मुझे गिवन है यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब N1 का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ N1 कितना होगा मेरे पास? √2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का क्वेश्चन -1 का स्क्वायर प्लस के कैप का क्वेश्चन कितना होगा? 1 का स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे पुट कर दूंगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 1 का स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे N2 वेक्टर का जो मेरे पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड तो आई होप से लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। सिंपली मुझे क्या करना होता है? आई कैप जे कैप के कैप का क्वेश्चन और रूट लगाना होता है। तो ये मेरे पास हो गया 1 का स्क्वायर, जे कैप का क्वेश्चन 1 का स्क्वायर प्लस के कैप का क्वेश्चन कितना है? 2 का स्क्वायर। तो सिंपली मैं लिखूंगा यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, डॉट प्रोडक्ट लगाना। डॉट प्रोडक्ट में मुझे पता है आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है? अपने अपने भाई क्या होता है? 1 1 होता है। लेकिन बाकी किसी के साथ भी अगर वो डॉट होगा तो सिंपली मुझे क्या देगा? 0 दे देगा। तो स्टार्ट करते हैं। 2 आई कैप अपने भाई के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू कितना हो गया? 1, और आई कैप डॉट आई, ये मेरे पास हो गया 2 आई कैप डॉट कितना है मेरे पास? आई कैप। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना हो गया? 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2, और बाकी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई को 0 होगा। अब ये बेसिकली रहा माइनस जे कैप डॉट माइनस जे कैप कितना हो गया? 1। तो यहाँ मेरे पास कितना हो गया? -1। अब बारी के कैप क्या होगा? अपने भाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो के कैप डॉट कितना गिवन है? 2k कैप। तो के कैप डॉट के कैप कितना होगा? 1, 1 इंटू 2 कितना होगा? 2, तो प्लस का 2 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 प्लस 5 कितना होगा? √6 मल्टीप्लाई हुआ कितना? ये गिवन है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 प्लस 1 प्लस कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया? √6। तो ये बेसिकली हो गया बस 2 - 1 कितना हो गया? 1, 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 डिवाइड बाय इंटू √6 कितना होगा? 6 होगा। मैंने ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अगर कभी भी दो सेम अगर आपस में रूट अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? 2 होता है। √2 इंटू √2 करूँगा 2 हो जाएगा। √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, सिंबल है। √3 इंटू √3 करूँगा कितना होगा? 3। मीन्स कभी भी दो रूट अगर आपस में सेम टू सेम हो, अगर आपस में अगर मल्टीप्लाई कभी भी हो रहा होता है, इन दैट केस क्या होता है? मेरे पास ये रूट कैंसिल आउट होकर जो ओरिजिनल टर्म है वो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल √10 इंटू √10 करूँगा तो सिंपली कितना होगा? हमें 10 आ जाएगा। मैं ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमने पहले देखा था ये चीज़ कि अगर कभी भी दो सेम रूट अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उस केस में क्या होता है? मेरे पास जो रूट होता है वो क्या हट जाता है। ऐसा नहीं हुआ कि √2 इंटू √3 करूँ तो कितना आ गया? 6 हो गया। नहीं, टोटली रॉन्ग, √6 होगा इसके अंदर। सेम रूट अगर कभी भी आपस में होगा, फॉर एग्जांपल √3 इंटू √3 करूंगा, अगर सेम रूट होगा तो क्या होगा? मेरे पास ये रूट कैंसिल आउट होगा, कितना हो गया? 3 हो गया। तो √6 इंटू √6 करूंगा, बेसिकली कितना हो गया? 6। तो इसको 3 1 जा 3 2 जा 6, तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया? 1/2। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास?
बस कितना है cos थीटा इक्वल टू 1/2 है यार। क्या 0 से 90 के बीच में कभी वन हमें सिंपली क्या जो भी एंगल आना मैं क्या सिखाया था 0 से 90 के बीच में एक बार वैल्यू याद कर लो। क्या cos थीटा के बीच 0 से 90 के बीच में कोई वैल्यू आता है 1/2। मैंने बोला यार 1/2 cos 0 कितना आता है 1 होता है मेरे पास। मैंने बोला बिल्कुल सही। cos 30 तेरे पास कितना आता है √3/2 होता है मेरे पास। cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है। cos 60 कितना होता है 1/2 होता है। cos 90 कितना होता है 0 होता है यार। cos मेरे पास जो 60 होता है ना उसका वैल्यू कितना होता है 1/2। तो सिंपली मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कितना होगा मेरे पास cos 60 कितना होता है मेरे पास 1/2 होता है। तो cos 60 जो 60 डिग्री होता है बेसिकली अगर मैं उसको रेडियन में लिखना होता है कितना होगा π/3 से इंडिकेट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो थीटा की वैल्यू कितना गया π/3। पॉइंट क्लियर हो गया कैसे हुआ यार। cos जो थीटा था ये यहाँ गया cos इनवर्स 1/2 और cos 1/2 का वैल्यू कितना होता है मेरे पास 60 डिग्री होता है। सिंपली लिख दिया π/3। कहानी पढ़ के एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते समझ में आ गया। बस हमें इतना याद रखना जो भी एंगल है उसका ये देख लेना 0 से 90 के बीच में क्या जो मेरे पास ये वैल्यू है सेटिस्फाई कर रहा है आता है या फिर नहीं। अगर आता होगा तो सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे, नहीं आता होगा तो सिंपली cos थीटा इक्वल टू अगर कुछ अजीबो गरीब है मान लो 19/16 ऐसा कुछ अजीबो गरीब से एंगल है तो मैं सिंपली ऐसे लिख के आगे बढ़ जाता ठीक है। बट अगर 0 से 90 के बीच में अगर कोई एंगल आ रहा हो तो सिंपली हमें अच्छे से याद होना चाहिए टेबल किसका cos थीटा का कि 0 से 90 के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में cos थीटा क्या क्या वैल्यू होता है। 30 डिग्री क्या होता है 60 कितना होता है 45 डिग्री कितना होता है 90 कितना होता है cos 0 कितना होता है। ये सारी चीजें हम आई होप से जब हमने लाइन में देखा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इसके बीच में अगर कोई भी एंगल आ रहा हो तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना थीटा इक्वल टू कितना होगा π/3। π/3 कैसे लिखा 60 को आई होप से इतना पता होना। रेडियन को हमने क्या करते हैं मैंने ये सिखाया भी था कि पाई इक्वल्स टू 180 ऐसा कुछ बताता है। अगर मुझे कभी भी रेडियन को पाई में कन्वर्ट कर जिसको भी जिसमें कन्वर्ट करना हो सिंपली हम उसके नीचे क्या है डिवाइड करते हैं। अगर नहीं है तो देन बताना ये कि π/3 मैंने कैसे लिख दिया cos 60 का आता है तो वेरी गुड थम्स अप। फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो ये हमने देखा कि वेक्टर फॉर्म में कैसे किया जाता है। अब देखते हैं कि अगर मेरे पास कभी कार्टेशियन फॉर्म में अगर दो मेरे पास इक्वेशन गिवन तो उसके बीच में अगर एंगल निकालना तो कैसे। मैं बस यहाँ पे ना फॉर्मुला को कैसे यूज करते हैं वो दिखा रहा हूँ, झलक दिखा रहा हूँ। बस यहाँ पे मैं कुछ एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सिंपल सा फॉर्मुला हमें देखना और फॉर्मुला को कैसे जो मैंने लिखा उसको कैसे हम यूज करते हैं बस वो दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स इट। तो अब इसमें पूरा डिटेल में नहीं जाने वाला, मैं बस बेसिक सा चीज़ें बता रहा हूँ जिससे हमारा काम हो जाए। तो अब हम चलते हैं अगर मान लो कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन हो दैट इन दैट केस हम कैसे करेंगे। क्या हो गया इसको कोई बोलते हैं यार फॉर्मुला लिख दिया और कुछ बताया नहीं कि कैसे यूज़ करते हैं फिर क्या मतलब। इसलिए मैंने हमारे सिलेबस में नहीं आई नो बट फिर भी मैंने फॉर्मुला लिख के इसलिए बता दिया ये थोड़ा सा यूज़ कैसे होता है बता दिया ताकि हमें तो समझ में आ जाए कि हाँ यार ये फॉर्मुला ऐसे है इसको यूज़ कैसे किया जाता है। क्योंकि इसका जो ये क्वेश्चन है इसका जो इंपॉर्टेंट नोट में जो मैंने बताना या तो वेक्टर फॉर्म में या फिर कार्टेशियन आगे दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाए पैरेलल इसका यूज़ बहुत आने वाला है आगे। इसलिए बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना है हमें। तो सिंपली है क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड लेटर से उसका मुझे इक्वेशन गिवन है x + y + 2z = 9 एंड लेटर से दूसरे प्लेन का इक्वेशन गिवन है 2x - y + z = कितना गिवन है 15। ये मुझे सिंपली बोला है कि तेरे पास कोई दो प्लेन है कैसा भी लेटर से कोई दो प्लेन होगा लेटर से जैसा भी होगा उसके बीच में अगर मुझे कभी भी अगर एंगल निकाला है थीटा डिग्री तो कैसे निकालते हैं यार। मुझे पता है इसकी इक्वेशन किसमें गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। किस फॉर्म में दिख रहा है यार ax + by + cz = कितना गिवन है d1 और ये किसके गिवन में होगा ये a1 b1 c1 हो गए तो किसका होगा a2x + b2y + c2z = d2 के फॉर्म में मुझे गिवन है। मींस दो प्लेन मेरे पास गिवन है उसके इक्वेशन लेटर से p1 और ये मेरे पास p2 गिवन है और इसका इक्वेशन मुझे गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में। यार दो प्लेन अगर कभी भी कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो और उसके बीच में अगर मुझे एंगल निकाला तो किससे दिया जाए फॉर्मुला क्या होता है यार cos थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास a1 a2 + b1 b2। देखो पूरा खेलना 3D में फॉर्मूले का और फॉर्मूले का मीनिंग क्या। अगर फॉर्मुला पता होगा और फॉर्मूले का मीनिंग पता ना कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट अगर फॉर्मूले का मीनिंग ही नहीं पता है ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉसिबल है। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 डिवाइड पे क्या होगा हमारे पास √a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर + c1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कितना होगा हमारे पास a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर + कितना होगा c2 का स्क्वायर। अब सिंपली a1 b1 c1 अब मैं कहाँ से लाऊँ a2 b2 c2 का वैल्यू कैसे लाऊँ तो वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले इसको कुछ मान लेता है लेटर से प्लेन हम लेटर से r1 इसको मान लिया r1 प्लेन का मेरे पास इक्वेशन गिवन है कितना x + y + 2z = 9। तो सिंपली मुझे पता है ये मेरे पास क्या होगा x का क्वेश्चन मुझे क्या देगा a1 देगा कितना हो गया 1 x का क्वेश्चन कितना है 1 सिंपली b1 मुझे कौन देगा y का क्वेश्चन मुझे b1 देगा तो कितना हो गया 1 z का क्वेश्चन मुझे कौन देगा सॉरी c1 का क्वेश्चन मुझे कौन देगा z का क्वेश्चन कितना है 2 तो मेरे पास c1 का वैल्यू कितना है 2। मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है x y z का जो क्वेश्चन देगा मुझे क्या देगा abc देगा। यहाँ पे a1 b1 c1 इसलिए ले रहा हूँ तो ये दो प्लेन है यहाँ पे a1 b1 c1 होगा ये दूसरा क्या होगा a2 b2 c2 होगा। सिंपली आ गया सिंपली दूसरे प्लेन की बारी r2 के पास गया ये कैसे लिखा आई होप तो समझ में आ गया ना। मैंने कुछ नहीं किया x का क्वेश्चन मुझे क्या देगा a1 देगा y का क्वेश्चन मुझे क्या देगा b1 देगा z का क्वेश्चन मुझे क्या देगा c1 देगा। सिमिलरली दूसरे प्लेन की बारी दूसरा प्लेन मेरे पास गिवन है उसका इक्वेशन 2x - y + z = 15। तो मुझे पता है यहाँ पे x का क्वेश्चन मुझे क्या देगा a2 देगा क्योंकि a1 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ कितना होगा 2। y का क्वेश्चन मुझे क्या देगा बेसिकली b2 देगा y का क्वेश्चन कितना है -1 सिंपली z का क्वेश्चन मुझे क्या देगा c2 देगा उसका क्वेश्चन कितना है 1 ये हो गया। अब मैं जाऊंगा फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसे लिखा है तो समझ में आएगा। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं सिंपली x y z का जो क्वेश्चन होगा मुझे a1 b1 c1 देगा इसका जो क्वेश्चन होगा a2 b2 c2 को दैट्स इट जाऊंगा फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा। तो cos थीटा इक्वल हो गया मेरे पास फाइनली ओहो a1 मुझे गिवन है 1 a2 मुझे गिवन है 2 + b1 मुझे गिवन है 1 b2 मुझे गिवन है कितना -1 प्लस मुझे c1 गिवन है 2 c2 मुझे गिवन है 1 डिवाइड बाय
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना C1 मुझे गिवन है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कितना मुझे गिवन है A2 का मुझे कितना गिवन है 2 का स्क्वायर B2 मुझे गिवन है -1 का स्क्वायर C2 मुझे गिवन है कितना 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दूंगा। 2 इंटू 1 कितना हो गया, यहीं पे कर रहा हूँ 2, ये कितना हो गया 1 इंटू -1 प्लस कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 माइनस 1 करूँ कितना हो गया 3 डिवाइड बाय नीचे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 प्लस 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, ये हो गया √6। ये कितना 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, ये अगेन √6। दो अगर मेरे पास सेम सेम चीज़ अगर आपस में मल्टीप्लाई होता है क्या होता है बस 3 डिवाइड बाय कितना हो गया, जो अगर मेरे पास √6 इंटू √6 अभी अभी जस्ट बढ़ गया कि दो अगर सेम चीज़ अगर कभी भी आपस में मल्टीप्लाई होता है रूट क्या होता है हट जाता है, तो यहाँ से 6 हो गया तो 3 डिवाइड बाय 6 अगेन 1/2। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, cos थीटा का वैल्यू कितना 1/2 कौन से कब आता है अभी अभी जस्ट बढ़ गया है। cos 60 कितना होता है मेरे पास 1/2 होता है। सिंपली यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ π/3। ये 60 को ही रिप्रेजेंट करें कि इसमें हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन में लिख रहे हैं π/3 मीन्स 180 डिवाइड बाय 3 करो कितना हो गया 6, 3 80 60 आ गया। पाई को कितना होता है बस 180 डिग्री होता है, ये तो पता है ना। पाई को कितना आता है 180 डिग्री होता है। इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना होगा 60 हो जाएगा। π/3 लिखा है। डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है और रेडियन से कैसे डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है ये मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर नहीं फिर भी बताऊंगा तेरे इन्फॉर्म करना हम देख लेंगे। तो ये हमने बेसिक से अप्रोच देख लिया कि कभी भी मेरे पास दो प्लेन के बीच में अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन तो कैसे एंगल निकाला जाता है, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन तो कैसे इसको एंगल निकाला जाता है। मैं इस पर पूरा पोस्टमार्टम नहीं कर रहा हूँ। अब जो हमारा मेन जो टॉपिक है इसका यूज कहाँ पे आएगा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वो टॉपिक। अब मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना यार इसने एंगल बिटवीन टू प्लेन तो है नहीं टॉपिक में, फिर भी इसने जबरदस्ती क्यों पढ़ा। मैंने बोला जबरदस्ती नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये जो है ना इसका टॉपिक जो हमारा यूजेज है इसका बहुत आगे आने वाला है। अगर देखो जैसे लाइन में मैंने बताया था एंगल बिटवीन टू लाइन्स हमारे पास सिलेबस में नहीं था, फिर भी इसका यूज कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आया था, बिल्कुल आया था क्वेश्चन में। वैसे ही मेरे पास होगा एंगल बिटवीन जो टू प्लेन का जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट और जो फॉर्मुला ना कहीं मेरे पास काम आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ बताया। अब देखो अब ये कहाँ पे काम आ सकता है, हमें क्या बोलेगा ना, हमें कोई प्लेन बोलेगा जो कि क्या होगा किसी एक पॉइंट से पास करा होगा और क्या होगा परपेंडिकुलर हो, क्या दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होगा। फिर मुझे बोलेगा इस प्लेन का पता इक्वेशन क्या होगा, उस केस में मेरे पास इसका यूज आएगा। फिर मेरे पास कोई ऐसा भी अभी जस्ट आने वाला नेक्स्ट जो टॉपिक्स है, फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि मेरे पास कोई प्लेन होगा वो किसी दो पॉइंट से क्या करेगा पास करो और क्या होगा परपेंडिकुलर होगा किसी प्लेन के। फिर बोलेगा इस प्लेन का मुझे इक्वेशन बता, तो कैसे लिखा जाएगा वो हम पूरा क्या करें इसी का हेल्प हम लेने वाले। तो कैसे लेने वाले वो हमें देखना है अभी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है कि हमें क्या करना होता है किसी अगर मुझे ठीक है टॉपिक लिखता हूँ फिर मैं समझाऊँ कि रियलिटी में बोलना क्या चाह रहा हूँ और उसको कैसे यूज होने वाला है वो हम देखते हैं।